हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज की एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। लूसेंट्स की हमारी बुक है जनरल नॉलेज की, उससे हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो डीपीएसपी मतलब क्या होता है? डीपीएसपी डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसका क्या मतलब हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज? यानी कि सबसे पहले हम लोग वर्ड से समझते हैं। डायरेक्टिव डायरेक्टिव से आप क्या समझ रहे हैं? डायरेक्शन देना, ठीक है। ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होंगी, गवर्नमेंट जो भी लॉज रूल्स रेगुलेशंस पास करेगा, तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये उस गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिखाती है। लेट्स टेक एग्जांपल, हम लोग ले लेते हैं, एक टीचर ने किसी बच्चे को कोई काम दिया। अब उसने उस बच्चे को ये बता दिया, एक फ्रेमवर्क दे दिया कि ऐसे ऐसे काम करेगा, ये होगा और कैसे कैसे करना है। तो ये टीचर ने उस बच्चे को एक डायरेक्शन दे दी, अब वो बच्चा अपना काम करेगा ऐसी। तो सेम हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में होता है। ये जो होता है ये हमारी गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दे देता है कि कैसे कैसे हमारे रूल्स पास होंगे, रेगुलेशंस होंगे, लॉज होंगे। तो ये मतलब वो हमारा डीपीएसपी का। अब समझे हमारा बुक में क्या दिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। दे एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक बेस ऑफ ए जेन्युइन डेमोक्रेसी। जेन्युइन डेमोक्रेसी यानी कि एक जो हमारी असली डेमोक्रेटिक बॉडी है, यानी कि जैसे गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनका उद्देश्य है कि वो सोशली भी और इकोनॉमिकली भी उस बेस को प्रोवाइड कराएं, यानी कि सभी लोगों को इक्वली वोट देने का अधिकार, ये हमें पता है। गवर्नमेंट भी इक्वली टाइप से इलेक्ट होगी, तो ये हमारा बता रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि 4th पार्ट में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। तो ये हो गए हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आइडिया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के दिमाग में आया कैसे, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आइडिया कैसे आया भाई कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। क्योंकि नहीं, हमने आइडिया लिया है इसका आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, तो हमने आइडिया लिया उससे। जैसे कि हमने प्रियम्बल बनाने का आइडिया किससे लिया? अमेरिकन प्रियम्बल से लिया। तो ऐसे ही सेम हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आइडिया कहां से लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और आयरलैंड ने कहां से लिया? वो उन्होंने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। यानी कि स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो स्पेन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था उसका आइडिया आयरलैंड ने लिया, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया हमने लिया, यानी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? ब्रॉडली स्पीकिंग, यानी कि मोटे तौर पर कहा जाता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि यहाँ पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एम्ड एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि जिनका क्या उद्देश्य है, क्या एम है? प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि वो सोशली और इकोनॉमिकली जस्टिस दिलाएं, और एंड अशरिंग इन वेलफेयर स्टेट, और जो उन्होंने जस्टिस प्रोवाइड कराया है उसे कायम रखें, उसे मेंटेन रखें। ऐसा नहीं कि उन्होंने भाई चार दिन का काम था, चार दिन उन्होंने प्रोवाइड कराई, बाकी भाई काम करो अपना, हाँ हम नहीं करा रहे कुछ भी। इन्हें इसे अशरिंग यानी कि उसे कायम रखना होगा, उसे मेंटेन रखना होगा इन ए वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट यानी कि अब हम वेलफेयर स्टेट का मतलब समझते हैं। वेलफेयर स्टेट जैसे कि हमने कोई सोसाइटी ले ली, उस सोसाइटी में भाई अच्छे खासे एजुकेटेड लोग हैं, अब कुछ उसमें पिछड़े हुए लोग भी हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, SC STs हैं,
और भी जैसे पिछड़े लोग हो गए हमारे, तो उन्हें सोशली भी उन्हें जस्टिस दिलाया जाएगा, इक्वल करा जाएगा, और इकोनॉमिकली आर्थिक भाव से भी उन्हें क्या करा जाएगा, इक्वल करा जाएगा, जस्टिस दिलाया जाएगा और उसे कायम रखना होगा। तो ये बताया गया है कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। अब ये जो हमारे 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये क्या है ये देखते हैं। पहला क्या है हमारा, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। फिर है हमारा सेकंड गांधीयन प्रिंसिपल। थर्ड है हमारा लिबरल प्रिंसिपल्स। तो ये हमारे 3 टाइप के इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गए। क्या हो गए ये, इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव, डीप लिख देते हैं, ठीक है। तो अब बिना देरी करे समझ लेते हैं हम हमारे सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल। तो हम देख लेते हैं हमारा सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल। तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, दे रिक्वायर द स्टेट, यानी कि ये प्रिंसिपल जो हैं वो जब ही लागू होंगे जब इनके पास कोई स्टेट होगी, यानी कि कोई सोसाइटी होगी। तो अगर इनके पास कोई सोसाइटी या फिर स्टेट होगी ही नहीं तो ये लागू किस पे होंगे। इसीलिए इन्हें सबसे पहले क्या चाहिए होगी, दे रिक्वायर ए स्टेट, ठीक है। फिर क्या क्या है इसके अंदर, ए पार्ट देखें, द यहाँ पे द की जगह दे प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स। यहाँ पर देखिए एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सफिशिएंट, सफिशिएंट। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है सोशल इकोनॉमिक प्रिंसिपल, ये एक सफिशिएंट लाइवलीहुड प्रोवाइड कराती है सभी सिटीजन को, यानी कि उनका जो रहन सहन होता है वो बिल्कुल जैसे उन्हें खाने के लिए पीने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट में सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हो गया हमारा ए। बी देखते हैं, टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये वेल्थ के कंसंट्रेशन को प्रिवेंट करते हैं। अब वेल्थ का कंसंट्रेशन यानी कि जो पैसे होते हैं, पैसों को ही तो हम वेल्थ कहते हैं। अब उसका कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारी स्टेट, हमारा राज्य, हमारा देश है, तो इस देश में पर्टिकुलर आदमी जैसे कि अंबानी हो गया, अडानी हो गया, इन जैसे लोग ही खाली सारा पैसा अपने पास इकट्ठा करके नहीं रहेंगे। तो जो देश के सभी लोगों को इक्वल अमाउंट में, जो भी वहाँ वर्क करते हैं उन्हें इक्वल अमाउंट में मनी डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है। या और मटेरियल रिसोर्सेज भी बोला गया है। मटेरियल रिसोर्सेज यानी कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसी फैक्ट्री का एग्जांपल ले लिया हमने, वहां पर जो मशीनरीज होती हैं उस पर किसका हक होता है, फैक्ट्री के मालिक का हक होता है ना। तो वहां पर वो जो मालिक है उस फैक्ट्री का, वो क्या कर रहा है, वो उसने वर्कर लगा रखे हैं और बस पैसे इकट्ठा कर रहा है। तो उन मशीनरी से तो उनका कुछ काम ही नहीं है। उस जो भी लीडर है उस फैक्ट्री का, तो उस मशीनरीज का यूज कौन कर रहे हैं, वहां के लेबर यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर उसका मालिकाना हक जो होगा वो उस फैक्ट्री के मालिक पर ही नहीं होगा, जो लेबर उस पे काम कर रहे हैं उन पर भी उसका मालिकाना हक होगा। क्योंकि भाई लेबर ही काम नहीं करेंगे तो वो मशीनरी को, फिर भाई वो सारा अकेला आदमी तो उन सारी मशीनरीज को संभाल नहीं सकता। इसीलिए उन लेबर का भी इक्वल हक होगा जितना उस फैक्ट्री के मालिक का होगा। सी देखें, टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऑफ मैन एज वेल एज वुमेन। आपने कई जगहों पर, अब भी कई जगहों पर होता है, बराबर बराबर काम आदमी भी कर रहा है और बराबर काम औरतें भी कर रही हैं। लेकिन जो लोग होते हैं, जैसे कोई भी हमारा ये एक वर्क है, यहाँ पर 50% आदमी काम कर रहे हैं, 50% औरतें काम कर रही हैं। लेकिन जो सैलरी होती है उनकी, जो पेमेंट होती है, वो औरतों को कम देकर आदमियों को ज्यादा मिलती है। क्यों मिलती है?
भाई ये तो लोगों की मेंटेलिटी में है ना ऐसा कि आदमी को ज्यादा पैसा देना है और औरतों को कम पैसा देना है। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है इसमें बोला गया है सिक्योर इक्वल पे, यानी कि सबको इक्वल पे मिलेगा। जितना ज्यादा आदमी काम कर रहा है उतना ज्यादा उस आदमी को मिलेगा, जितनी ज्यादा औरत काम कर रही है उतना ज्यादा जो सैलरी जो पेमेंट होगी वो उस औरत को मिलेगी। डी देखें, टू एंश्योर ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेजर फॉर ऑल वर्कर्स, यानी कि ये किस चीज को इंश्योर करता है, जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो 24 घंटे काम ही करेंगे भाई, उन्हें रेस्ट भी चाहिए होगा, उन्हें उन्हें खाने पीने के लिए भी चाहिए होगा। तो ये प्रिंसिपल क्या इंश्योर करता है, एक डिसेंट स्टैंडर्ड, यानी कि जैसा सभी लोग जीते हैं वैसा ही उन वर्कर्स को भी इक्वल स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा, इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने का, एंड लेजर फॉर ऑल वर्कर्स, सभी वर्कर्स के लिए। तो अब अपना ई पार्ट देखते हैं। टू प्रोवाइड नेसेसरी अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन एंड यूथ टू प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि इस प्रिंसिपल का क्या उद्देश्य है, टू प्रोवाइड नेसेसरी अपॉर्चुनिटीज, वो अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन एंड यूथ। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, वो नेसेसरी अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि चिल्ड्रंस है, यूथ्स हैं, उन्हें क्या कराया जाता है, चाइल्ड लेबरिंग का काम होता है। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन के लिए वो क्या प्रोवाइड कराना चाहिए उन्हें, नेसेसरी अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि बड़ी पढ़ाइयों में और कॉम्पिटिशन्स में, और फैसिलिटीज उनकी पढ़ाई के लिए, उन्हें उनके रहन सहन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कराना, तो जिनसे क्या हो सके, जो उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो प्रिवेंट हो सके। एफ पार्ट देखें हमारे सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल का लास्ट पार्ट, टू मेक एफर्ट्स टू सिक्योर द राइट्स टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, ओल्ड एज एक्सेट्रा। अब यहाँ पर किस चीज की बात करी गई है, आर्टिकल 41 की बात करी गई है। तो आर्टिकल 41 में क्या है, द राइट टू वर्क, जो सभी लोगों को इक्वल वर्क करने के लिए राइट है, एजुकेशन के लिए राइट है, एंड पब्लिक असिस्टेंस के लिए है। अगर अब राइट तो है इन सबको, लेकिन अब यहाँ पर क्या बात आई, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर वो लोग बेरोजगार हैं, उनकी तबीयत में कुछ बिगड़ापन है, या फिर तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी, ओल्ड एज, बुढ़ापा एक्सेट्रा, इन सारी कंडीशंस में जो गवर्नमेंट होगी और उस आदमी को हेल्प की जरूरत होगी, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें इन सारी कंडीशंस में हेल्प करे, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराए, वर्क प्रोवाइड कराए। और ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो हमारा प्रिंसिपल है इसमें टू मेक एफर्ट्स, तो ये जो हमारा आर्टिकल 41 है इसके ऊपर एफर्ट डालता है ये प्रिंसिपल, जिससे कि ये और ज्यादा फोर्स में आ सके और ज्यादा वर्क करे। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल। तो अब हम देख लेते हैं हमारा गांधीयन प्रिंसिपल्स। इसमें क्या है, these are the embodiment of गांधीयन प्रोग्राम फॉर रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि गांधीयन प्रिंसिपल्स में क्या है, बेसिकली जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम थे ना, जैसे गांधीयन प्रोग्राम रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये बेसिकली ये प्रिंसिपल गांधी जी के द्वारा लाए गए जो भी प्रोग्राम्स थे उन सब के बारे में है। तो इनमें क्या क्या आता है, ए में देखें, ए पार्ट, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि जो विलेज पंचायत
और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये विलेज पंचायत हो गया, और भी तरह तरह की चीज़ें, तो इन सब का एस्टेब्लिशमेंट, तो जो कि जब इन सारी चीज़ों का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा तो ये किसके रूप में फंक्शन करेंगी, ये एक सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट के रूप में फंक्शन करेंगी, जिससे कि ये किसी विलेज, किसी हम कह सकते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी सिटी को अच्छा बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। बी देखें, द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी है, तो एक सोसाइटी हमने मान लिया, उस सोसाइटी में क्या है, बहुत सारे एजुकेशनल लोग भी होंगे, पावरफुल सेक्शन भी होंगे, उसमें वीक सेक्शन भी होंगे। तो जो वीक सेक्शन होंगे ना, वीकर सेक्शन, जैसे कि जो पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, जैसे कि SC ST लोअर कास्ट के जो लोग होंगे, तो एजुकेशनल और इकोनॉमिक, वो पढ़ाई के रूप में भी और आर्थिक रूप में भी उन्हें प्रमोशन मिलेगा, यानी कि उन्हें ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो जिससे क्या होगा, वो लोग भी सोसाइटी में तरक्की कर सकें। सी देखें, ये सी, द प्रमोशन ऑफ कैटल इंडस्ट्रीज। तो हमने इंडस्ट्रीज बहुत सारी देखी हैं, फैक्ट्रीज बहुत सारी देखी हैं, वो अलग अलग जगह पे रहती हैं, बहुत बड़े बड़े एरिया में रहती हैं। तो यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज का मतलब वो इंडस्ट्रीज जो कि घर के अंदर भी चल सकती हैं, तो उनका प्रमोशन। बस। डी देखें, द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स। तो जो इंटॉक्सिकेटिंग यानी कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और ड्रिंक्स, यानी कि ड्रग्स में हम कह सकते हैं चरस, और ड्रिंक में कह सकते हैं अल्कोहल। तो ये जो ड्रग्स और ड्रिंक होती हैं, इन्हें हम इंटॉक्सिकेटिंग कहते हैं। तो इन सब का प्रोहिबिशन है इसमें। ई देखें, ई में क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउज, काफ्स एंड अदर मिल्क कैटल। तो देखिए यहाँ पे प्रिवेंशन हो रहा है, प्रिवेंट करा जा रहा है स्लॉटर ऑफ काउज एंड काफ्स। तो स्लॉटर का मतलब क्या होता है, हत्या करना, तो गो हत्या, उनके बच्चों की हत्या करना, और ऐसे ही अदर मिल्क एनिमल, मिल्क कैटल का मतलब क्या, वो कैटल जो कि दूध देती हैं, तो एक्सेट्रा। तो इन सब की हत्या की प्रिवेंशन करी गई है। सिर्फ इतना था हमारे गांधीयन प्रिंसिपल में। तो अब हम हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे, जो कि क्या है, लिबरल प्रिंसिपल। तो अब हम देखते हैं हमारे लिबरल प्रिंसिपल। इनमें क्या है, द प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन लिबरल थिंकिंग एंड एम्फसाइज द नीड फॉर, यानी कि ऐसे प्रिंसिपल जो कि किस चीज पर बेस्ड होते हैं, लिबरल थिंकिंग, यानी कि उदारवादी सोच, एंड एम्फसाइज द नीड फॉर। एम्फसाइज द नीड फॉर का मतलब जो हमारी उदारवादी सोच है उसके ऊपर जोर देना, उसकी जो आवश्यकता होती है, जो हमारी उदारवादी सोच है, जो उदारवादी चीजें हैं, उनके ऊपर जोर देते हुए जो भी हमारे प्रिंसिपल होते हैं उन्हें हम लिबरल प्रिंसिपल कहते हैं। अब देखते हैं इनमें क्या क्या आता है। ए देखें, ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ए कंट्री, यानी कि एक कंट्री होगी, ये जो हमारा है ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हमारा अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आया, ये अभी लागू नहीं हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये सिर्फ अभी गोवा के ऊपर लागू है। इसके अंदर क्या है कि जो भी सिविल कोड का मतलब एक कंट्री होगी, उसके अंदर एक ही तरह का रूल चलेगा। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा जो कि पूरी कंट्री के ऊपर एक ही तरह का रूल होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ए कंट्री। बी देखें, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी कि एक फ्री एजुकेशन, फ्री और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी वो एजुकेशन सभी बच्चों के लिए, जो कि कितने साल तक के बच्चों के लिए होगी, 1 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए होगी। वो 14 साल तक के बच्चे कोई भी एक फ्री एजुकेशन उन्हें जरूर मिलेगी। सी देखें, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है उन दोनों को अलग रखा गया है।
डी देखें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री अलोंग साइंटिफिक लाइन। सबसे पहले देखिए एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। एग्रीकल्चर यानी कि प्लांट्स को उगाना, उन्हें काटना, खाना पीना, ये सभी होती है एग्रीकल्चर। और एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, जस्ट लाइक क्रॉप्स देखी है आपने, क्रॉप्स की क्या डेफिनेशन होती है, व्हेन वी ग्रोज ए सेम काइंड ऑफ प्लांट एट ए लार्ज स्केल, ऐसा ही सेम एनिमल हस्बेंड्री का है, व्हेन वी रियर्स, जब हम एनिमल्स को पालते हैं घर पर या फिर फार्म्स में, और उन्हें प्रॉपर घर यानी कि शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और जब भी हम ये चीज एक लार्ज एरिया पर करते हैं, बड़े पैमाने पर करते हैं, तो इसे एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, क्या कहते हैं। तो इस लिबरल प्रिंसिपल में क्या कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर होगा और एनिमल हस्बेंड्री होगा, उन्हें साइंटिफिक लाइन यानी कि साइंटिस्टों की अंडर उन्हें ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ई देखिए, सिक्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो जो इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट होता है, इंडस्ट्रीज होती है उसका मैनेजमेंट जो होता है ना, उसके अंदर जो वर्कर्स होंगे उन्हें भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का हक है। एफ देखें, सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। सेफ गार्डिंग मतलब उसकी संरक्षा करना, सुरक्षा करना उसकी, और द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो फॉरेस्ट यानी कि जंगलों की और वाइल्ड लाइफ की संरक्षा करना कंट्री की, कंट्री के अंदर जो भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है। जी देखें, प्रोटेक्टिंग मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, यानी कि हम उन मॉन्यूमेंट्स को और प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना जो कि आर्टिस्टिक या फिर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस से जुड़े हुए हैं। अब हम देखें ऐसे मॉन्यूमेंट क्या है जो आर्टिस्टिक है, हाँ हम ले सकते हैं ताजमहल। ताजमहल में कला है, जैसे कि इस टाइप से ऐसे, तो ये किस किस चीज की हेल्प से बने हुए हैं, कला की हेल्प से ही तो ये बने हुए हैं। और ये हिस्टोरिकल भी है, हिस्टोरिकल और चीज ले तो हम लाल किला ले सकते हैं, ये बहुत पुरानी चीज है, दिल्ली सल्तनत से भी पहले की चीज है। तो ये सारी हमारी हिस्टोरिकल चीजें हो गई, आर्टिस्टिक चीजें हो गई, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं अपने आप में। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे लिबरल प्रिंसिपल भी खत्म हो चुका है, तो हमने यहाँ पर अपना डीपीएसपी खत्म कर लिया। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।